स्टूडेंट्स, हम लोग मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी स्टडी कर रहे थे, मांग की मूल्य लोच को मापने की विधियाँ। एंड इन द लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट द परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि के बारे में डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और इसके अलग अलग मेथड्स मैंने आपको बताए थे, टोटल आउटले मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड। तो आज हम स्टडी करेंगे टोटल आउटले मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे कुल व्यय विधि भी कहते हैं। देखिए, जो ये टोटल आउटले मेथड है, या जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, इसको सबसे पहले इसका प्रतिपादन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। आप इसे कह सकते हैं कि दिस मेथड वाज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब ये मेथड क्या बताता है? ये मेथड बताता है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस और फॉल्स, यानी कि जब किसी भी वस्तु की कीमत गिरती है या बढ़ती है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस। तो जो खर्चा किया जाता है उस कमोडिटी के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर, वो भी बदल जाता है। इस वजह से इस मेथड को कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड, एज अर्लियर आई टोल्ड यू, इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। और क्या करते हैं हम इस मेथड में? इन दिस मेथड वी कंपेयर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर का जितना भी टोटल खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है ऑन द कमोडिटी, उसके ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है, उसको हम कंपेयर करते हैं, जो दिया जाता है क्वेश्चन में, बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इन इट्स प्राइस। यानी कि प्राइस में चेंज होने के बाद या प्राइस में चेंज होने से पहले टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आए हैं, उनको हम इसमें स्टडी करते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मूल्य परिवर्तन से पूर्व उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय तथा मूल्य परिवर्तन के बाद किए जाने वाले कुल व्यय की तुलना की जाती है। अब देखिए, जब प्राइस जो है, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो प्राइस इलास्टिसिटी है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1, ये हो सकती है, या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1 हो सकती है, और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो सकती है? ग्रेटर देन 1। अब ये कब होगा? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 1 कब होगा? मार्शल कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग वस्तु की मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई के बराबर होगी। किस समय? जब वस्तु के मूल्य घटने अथवा बढ़ने पर भी वस्तु पर कुल व्यय की मात्रा स्थिर रहती है, तब इलास्टिसिटी क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, व्हेन प्राइस फॉल्स, इफ टोटल आउटले ऑन दैट कमोडिटी, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, रिमेन्स द सेम, वो सेम रहता है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड कंडीशन है कि इफ टोटल आउटले, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, राइजेस, बढ़ जाता है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, एंड व्हेन टोटल आउटले फॉल्स, यानी कम हो जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी लेस देन 1। ठीक है, हिंदी में हम इसे समझ सकते हैं कि मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई से अधिक होती है। किस समय? जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि घट जाती है। तो ये 3 सिचुएशंस होती है टोटल आउटले मेथड में। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, और इट इज ग्रेटर देन 1। अब ये जो मेथड है, कुल व्यय मेथड जो है, कुल व्यय विधि, या हम जिसे कहते हैं टोटल आउटले मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड,
इसमें मांग के मूल्य लोच की गणना को एक हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। हम एक कंज्यूमर की स्टडी करते हैं, एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु पर विभिन्न मूल्यों पर विभिन्न स्थितियों में किए जाने वाले टोटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है या ग्रेटर देन है या मोर देन 1 है, यानी कि वो यूनिटरी इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या इलास्टिक है। देखिए इस टेबल को जब हम देखते हैं, इस टेबल में तो प्राइस दी गई है, मांगी गई मात्रा इकाइयाँ दी गई है और कुल व्यय दिया गया है और लास्ट में दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है। तो देखिए 3 सिचुएशंस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सिचुएशन में देखिए जो मांग की लोच है किसके बराबर है, इकाई के बराबर है, यानी यूनिटरी इलास्टिक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मूल्य परिवर्तन से, यानी प्राइस जब चेंज हो रहा है, ये जब प्राइस चेंज हो रही है, जैसे पहले 10 थी, फिर 8 थी, फिर 6 थी, टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कुल व्यय की राशि वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई होने पर कितना है, 600 रुपये है। 8 रुपये प्रति इकाई होने पर भी कितना है, 600 रुपये है। और 6 रुपये प्रति इकाई होने पर भी 600 है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम। व्हेन द प्राइस इज ₹10 it is 600, when it is 8 again it is 600, and when the price decreases or falls to ₹6 then also it is 600. So the price elasticity in this case is unitary elastic, that is price elasticity is equal to 1. Now let's see the second situation देखते हैं। अब देखिए जब प्राइस फॉल हो रही है तो देर आर चेंजेस, टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ चेंजेस है। पहले 600 है, फिर 800 है, फिर 900 है। व्हेन द प्राइस इज 10 टोटल एक्सपेंडिचर इज हाउ मच, इट इज़ 600। नाउ देखिए जब प्राइस फॉल हो रही है, 8 रुपीज़ हो रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल्स टू इट इंक्रीजेस टू 800। नाउ व्हेन द प्राइस अगेन फॉल्स टू 6 रुपीज़, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़कर कितना हो रहा है, 900। सो मांग की लोच कितनी है यहाँ पर, इकाई से अधिक लोच है। प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अब हम देखते हैं थर्ड सिचुएशन में। देखिए थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी क्या है, इट इज़ लेस देन 1। प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹10, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर है 600 रुपीज़। अब जब प्राइस फॉल होके 8 रुपीज़ हो जाता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल्स टू 560 रुपीज़। और जब फर्दर कम हो रहा है, प्राइस 6 रुपीज़ हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होके कितना हो गया, 480 रुपीज़। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1, यानी कि इकाई से कम लोचदार है। तो ये सारी 3 सिचुएशंस में हमने स्टडी किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फर्स्ट सिचुएशन में यूनिटरी इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिसिटी कितना है, देखिए इट इज़ इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक, इकाई लोच है। सेकंड सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ओके। एंड इन द थर्ड सिचुएशन प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इसको आप कह सकते हो इनइलास्टिक और इकाई से कम लोचदार। तो ये तीनों सिचुएशंस हैं। इन तीनों सिचुएशंस को हम एक रेखा चित्र से भी समझ सकते हैं, एक ग्राफ से समझ सकते हैं। In this diagram you can see that total expenditure is shown on OX axis and the price is shown on the OY axis, यानी कि OX एक्सिस पे हमने कुल व्यय को बताया है और OY एक्सिस पे प्राइस को शो किया है। द चेंज इन टोटल आउटले, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ है उसको हम OX एक्सिस पे दिखा रहे हैं, एंड प्राइस और जितना भी प्राइस में चेंज हुआ है वो हम किस में दिखा रहे हैं, OY एक्सिस पे। अब इस डायग्राम को आप देखिए, व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP to OP1,
जब प्राइस पहले क्या है ओपी है, और ओपी से जब प्राइस ओपी 1 हो जाती है, द टोटल आउटले जो है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो क्या होता है, इट इंक्रीजेज। कहाँ से, पी ए से कितना हो जाता है, P1B, and when the price falls from OP1 to OP2, then the total outlay remains the same, वो बराबर रहता है। कितना है, पहले था P1B and now it is P2C, and if the price falls from OP2 to OP3, the total outlay also falls from P2C से P3D। जब प्राइस OP था तो टोटल कुल व्यय कितना है, PA है। जब प्राइस OP से OP1 हो जाता है तो कुल व्यय भी बढ़कर P1B हो जाता है। इसी तरह जब प्राइस फॉल हो रही है, पहले प्राइस OP1 थी, फिर बाद में चेंज हुई OP2, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पर, कुल व्यय है, वो बराबर है, किसके बराबर है, P1B था पहले, उतना ही है अब वो P2C। और जब प्राइस फर्दर फॉल हो जाती है, OP3 हो जाती है, तो जो कुल व्यय है वो भी गिरकर कितना हो जाता है, P3D। ये सारी तीनों सिचुएशंस हमने टेबल में स्टडी करी थी। अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि विद द फॉल इन प्राइस, जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रही है, इस केस में A to B द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। A to B की सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, ग्रेटर देन 1 है। और जो ये BC सेगमेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना, इक्वल टू 1 है, यानी यूनिटरी इलास्टिक है। और जो ये CD सेगमेंट है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, लेस देन यूनिटी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये जो टोटल आउटले मेथड है, ये क्रूड मेथड है। ये क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, इट डजेंट एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू इन प्रिसाइज टर्म्स। ये सिर्फ ये बताता है कि लेस देन है या ग्रेटर देन है या इक्वल टू 1 है। न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट गिवन इन दिस केस। और जो माइन्यूट चेंजेस होते हैं प्राइस में और उसका जो इम्पैक्ट होता है इलास्टिसिटी पर, वो भी ये मेथड एक्सप्लेन नहीं करता है।